गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम है ना, और नेशनल इनकम, फिर फैक्टर इनकम बताया था, ट्रांसफ़र इनकम एक्सप्लेन करा था कि फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, वाई दे आर कॉल्ड फैक्टर इनकम, और what is the difference between residents of a country and normal residents of a country and non-residents of a country. These things were discussed in our last video. Today we are going to discuss about the first difference between domestic income and national income. देखो, दो टाइप की इनकम होती है बेटा, एक डोमेस्टिक और एक नेशनल। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? दोनों ही इनकम, चाहे डोमेस्टिक है चाहे नेशनल है, बोथ इनकम आर द सम ऑफ फैक्टर इनकम। सी डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा, डोमेस्टिक इज द income is the sum total of factor incomes. Same in national income. National income is the sum total of factor incomes. ठीक, दोनों में है, बट क्या फ़र्क है कि जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो हमारी कंट्री के अंदर, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो इनकम जनरेट हो रही है, जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जनरेट हो रही है, और फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है, फिर वो इनकम चाहे नॉर्मल रेजिडेंस जनरेट कर रहा हो या नॉन रेजिडेंस जनरेट कर रहा हो। बस क्या शर्त है डोमेस्टिक इनकम की? इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जनरेट कर रहा है, इट whether it is generated by normal residents of a country or non-residents of a country, या तो वो इनकम normal residents of a country जनरेट करे या नॉन रेजिडेंट, बस होनी कहाँ चाहिए? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो दैट इनकम या दैट सम ऑफ फैक्टर इनकम्स इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। फाइन, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स where it is generated within the domestic territory of a country, and there is no matter, कोई फ़र्क नहीं पड़ता who will generate, कौन जनरेट कर रहा है, whether it is generated by residents of a country or non-residents of a country. That is domestic income. Now national income में क्या है? national income भी हमारा फैक्टर इनकम का ही टोटल है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो इनकम है वो कौन जनरेट करे? ओनली रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसकी इनकम को हम सम करेंगे? वो इनकम जो हमारी कंट्री। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। डोमेस्टिक इनकम में हमारा जो था वो इनकम जो है, इट इज़ द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम विच इज़ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, बट इट इज़ अर्न विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। बट नेशनल इनकम इज़ डिफरेंट कंसेप्ट। डिफरेंट कंसेप्ट क्या है बेटा नेशनल इनकम में? नेशनल इनकम में हमारा कंसेप्ट कहता है कि इट इज़ अर्न बाय ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स, no matter whether it is earned within the domestic territory or outside the country. नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो इनकम कमाई जाती है, इनकम फैक्टर इनकम, उस इनकम को वो कहीं भी रहकर कमाए, चाहे अपनी कंट्री में चाहे कंट्री के बाहर। नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को ही काउंट करते हैं, फिर वो इनकम अपनी कंट्री में रह के कमा रहे हैं या कंट्री के बाहर से कमा रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? नाउ हमने एक वर्ड पढ़ा भी इसके अंदर, दोनों ही डेफिनेशन में, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो नॉर्मल रेजिडेंस है कि वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी है? तो उसी का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करा गया है। इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसको डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं, इज़ अ जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिटेड बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि इस टेरिटरी में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी जो हमारी कंट्री की, वो कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ तक भी कोई भी गुड्स, पर्सन या कैपिटल सर्कुलेट करती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीली, जहाँ तक हम फ्रीली घूम सकते हैं, जहाँ तक हमारा सामान फ्रीली जा सकता है, जहाँ तक पैसा का ट्रांजैक्शन फ्रीली हो सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, वो वहाँ तक की जो बाउंड्री लाइन है, दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि फ़िशिंग का बिजनेस है ना। श्रीलंका में तो मेन जो उनका
लाइवलीहुड है, जो अर्निंग है वो फिशिंग से ही होती है, क्योंकि श्रीलंका बहुत छोटा सा देखा होगा आपने नक्शे में, और उसके चारों तरफ समुद्र है, तो वहाँ तो बेसिकली जो लोग हैं वो मछलियाँ ही पकड़ते हैं। अब समुद्र में कोई बाउंड्री लाइन तो खींची नहीं हुई कि भाई इतना हिस्सा एरिया जो समुद्र का है यहाँ तक का बस श्रीलंका का है, बाकी आप आगे नहीं जा सकते, वहाँ तो कोई बाउंड्री लाइन होती। कई बार ऐसा होता है कि मछलियाँ पकड़ते पकड़ते उनकी जो नाव है वो हमारे इंडियन ओशन में आ जाती है, या कई बार हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के भी मछुआरे हैं वो मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंकन ओशन की तरफ एंटर कर लेते होंगे, तो वो एंट्री उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है। अगर श्रीलंकन्स दे कम टू आर इंडियन ओशन, तो इट मीन्स डजंट मीन दैट कि हमारे इंडिया का पार्ट हो गए, वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही है, क्योंकि वो फ्रीली इतना घूम रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ने ही अलाउ करा हुआ है, तो इट मीन्स वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट करा जाएगा। ऐसे अगर इंडियंस दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली, इंडियन आर्मी होती है, इंडियन आर्मी को कई बार जाना पड़ता है किसी दूसरे देश में विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही कहती है ठीक है आप वहाँ जाइए, वहाँ लड़ाई छिड़ रही है, वहाँ जाके उस कंट्री की हेल्प करिए। उस दूसरी कंट्रीज़ की आर्मी भी हमारी कंट्री में आती है फॉर हेल्पिंग अस, आती है ना, तो वो क्यों आ रही है? विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट करे जाएंगे अपनी कंट्री के, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे। जहाँ तक भी कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु या कोई भी कैपिटल यानी पूंजी इधर से उधर मूव करती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, so that is the part of the domestic territory or economic territory. Fine. Now the next is nominal and real GDP. सबसे पहले मैं आपको GDP का मीनिंग क्लियर करूँगी, फिर बताऊँगी कि नॉमिनल और रियल GDP क्या होता है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितना भी हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, और गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट डेली का नहीं, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू है। मीनिंग ऑफ GDP मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन आर इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में जनरेट करा जाता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम GDP कहते हैं। GDP को हम नंबर्स में या यूनिट्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसका रीज़न है क्योंकि देयर आर so many types of goods, so many types of services which are generated in our economy, तो उनका प्राइस, उनका क्वांटिटी कैलकुलेट करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो दैट्स वाई वी कैलकुलेट GDP बाय द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? GDP निकालने के लिए सिंपल प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ GDP, है ना। तो GDP को सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी करा जाता है, नंबर्स में मेजरमेंट नहीं करा जाता क्योंकि उसका मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसमें दो टाइप का GDP एक्सप्लेन करा गया है, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। नॉमिनल GDP प्राइस इनटू क्वांटिटी, रियल GDP इज़ ऑल्सो प्राइस इनटू क्वांटिटी, बट नॉमिनल GDP मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो ईयर चल रहा है उस प्राइस से ही अगर हम GDP निकाल रहे हैं P इंटू Q, तो वो नॉमिनल है। लेकिन रियल GDP में जो साल बीत चुका है इसे कॉन्स्टेंट प्राइस भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस। जो साल हमारा बीत चुका है उस पे बेस्ड जो प्राइस है बेस ईयर प्राइस पे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड रियल GDP, क्वालिटी ऑफ फाइनल एंड गुड्स क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और जो हमारा प्राइस जो P स्टार आपको दिख रहा है इसमें एक तो नॉमिनल का P इंटू Q है, क्वांटिटी इंटू प्राइस है सिंपल, लेकिन जब रियल GDP हमने निकाला तो क्या लिखा है आपका? क्वांटिटी इंटू P प्राइस, प्राइस के ऊपर हल्का छोटा सा स्टार है, वो स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इसमें प्राइस है दैट प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो साल बीत चुका है वो उसका प्राइस है, प्रेजेंट का नहीं है। और जब हम इकोनॉमी का सिचुएशन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए रियल GDP को ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि रियल GDP ही हमारा रियल इकोनॉमिक डिफरेटर कहलाता है। नॉमिनल इज़ नॉट रियल इकोनॉमिक डिफरेटर। रीज़न उसका क्या होता है बेटा? नॉमिनल में अगर लेट सपोज मैं अप्रैल का GDP निकाल रही हूँ तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही हुआ है, अप्रैल के बाद अभी तो 11 मंथ्स और हैं, तो अभी मैंने GDP निकाल दिया तो पूरे 11 महीने वो GDP सेम नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस होने के चांसेस हैं। क्यों? 11 महीने में प्राइस कैन बी फ्लक्चुएट, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, और जब प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे तो उस केस में GDP की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, है ना।
इसीलिए रियल जीडीपी में क्या होता है कि जो प्राइस है वो बेस ईयर का, जो प्राइस हमारा जो साल हमारा बीत चुका, अब जो बीत चुका उसमें प्राइसेस तो चेंजेस नहीं होंगे, वो तो जो थे वही रहेंगे। तो दैट्स वाई जब भी हम इकोनॉमिक सिचुएशन कैलकुलेट करते हैं या जीडीपी निकालते हैं तो क्वांटिटी तो लेते हैं प्रेजेंट ईयर की, करंट ईयर की, बट प्राइस हमेशा बेस ईयर का ही लेते हैं। फाइन। उसके बाद फिर हमारा एस्टिमेशंस के हैं कि कैसे नॉमिनल कैलकुलेट होता है, कैसे हम रियल कैलकुलेट करते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2011-12 का ईयर दे रखा है, इसमें हमारे पास वीट, क्लॉथ और शुगर है। 2011-12 में क्वांटिटी थी 20, 100, 5, प्राइस 100, 5, 500 मल्टीप्लाई कर दिया तो वीट का आ गया 2000, टोटल कितना आ गया 5000। फिर करंट ईयर पे आ गए 18-19, क्वांटिटी सेम है 20, 100, 5, लेकिन प्राइसेस क्या है करंट ईयर के अकॉर्डिंग है 1000, 20, 1600। तो करंट ईयर के अकॉर्डिंग जो जीडीपी आया वो कितना है 30,000। 10 नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या हो गया 5000 से बढ़कर 30,000 हो गया, जबकि आउटपुट हमारा कांस्टेंट है, इसलिए राइज इन रियल जीडीपी इज ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाय द राइज इन प्राइस। जीडीपी क्यों बढ़ा, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब रियल जीडीपी पे आ जाइए। रियल जीडीपी में हमारे पास क्वांटिटी क्या है, देखो इसमें क्वांटिटी इन्होंने दोनों में नॉमिनल में सेम रखी थी, रियल में क्या है 2011-12 में सेम 20, 100, 5, क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइस वही के वही है 100, 5, 500 मल्टीप्लाई कर दिया तो 5000 आ गया। अब 2018-19 में क्वांटिटी चेंज हो गई, करंट ईयर की क्वांटिटी ली है इन्होंने जो भी थी 30, 200, 10, बट प्राइस में चेंजेस नहीं करे, प्राइस वही लिए जो पहले के थे 11 और 12 के। जब हमने प्राइस वही लिए तो हमारा जीडीपी कितना आया 5000 से 9000, यानी बढ़ा लेकिन थोड़ा बढ़ा। रियल जीडीपी राइजेस फ्रॉम 5000 टू 9000 करोड़ इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। प्राइस लेवल कांस्टेंट था, इसलिए रियल जीडीपी जो बढ़ा है वो एक्चुअल में जो बढ़ना चाहिए उसमें वही चेंज है, क्योंकि आपने नॉमिनल में देखा 5 से सीधा 30 बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जीडीपी में। तो दैट इज़ नॉट एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन हमारी कहाँ शो हो रही है इन रियल जीडीपी। फाइन। तो ये हमारा एग्जाम्पल था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।